Students, good morning. Welcome to lecture number next. Lecture number 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के, शॉर्ट सर्किट के। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं आगे, सेल्स के, इंटरनल रेजिस्टेंस के और कैपेसिटर के। बेटा एक ही क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए। फाइंड आउट स्टेडी स्टेट करंट इन फॉरम रजिस्टर। जो डायग्राम है, इस डायग्राम में स्टेडी स्टेट में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है, कितना होगा। फाइंड आउट स्टेडी स्टेट करंट अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस। और जो ये सेल आपको दे रखी है, इसका रेजिस्टेंस जो इंटरनल होता है वो नेग्लिजिबल है। स्टेटमेंट लिखी हुई है, सिर्फ आप समझें। जो स्टेटमेंट आपको बता दी है बोल के, जरूरत नहीं है पढ़ने की। देखो, मैंने आपको 2 केस पढ़े थे कैपेसिटर के। एक तो जस्ट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, इनिशियली व्हेन टी इक्वल टू 0। एक बेटा आफ्टर सम टाइम। तो इनिशियली बेटा जो होता है, कैपेसिटर एज ए वायर बिहेव करता है, एंड आफ्टर सम टाइम जो कैपेसिटर है वो उसमें से करंट पास नहीं होता, मीन्स जो फुल चार्ज हो जाता है, तब की बात हो रही है। तो इस वाले क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट की बात की इन्होंने। स्टेडी स्टेट में ये वाला जो सिस्टम है, ये जो लाइन है, यहाँ कैपेसिटर आ गया, तो जहाँ पे कैपेसिटर आ गया ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा, मीन्स ये लाइन जो है ये काम करना छोड़ देगी, इसमें करंट जाएगा ही नहीं। स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर है दैट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इसका मतलब यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा। तो इस आर्क को आप हटा सकते हो। जब बेटा आप इस आर्क को हटाओगे तो इसको छोड़ के बाकी आपका डायग्राम बच गया। उस डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है कि ये दोनों तो सीरीज़ में, पैरेलल में है, 4/3 ओम और 4 ओम, 4/3 एंड 4, दीज आर इन पैरेलल। तो जब ये दोनों पैरेलल में हैं, 4/3 ओम और 4 ओम, इनका इक्विवेलेंट आप निकालोगे 4/3 इंटू 4 अपॉन, तो इनको बेटा सोल्व करने पे आपके पास रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम। कितना आ जाएगा? 1। पैरेलल में सोल्व कैसे करते हैं अब बार बार नहीं बताया जाएगा, बता चुका बार हर क्वेश्चन में आपको मैं। इन दोनों को सोल्व करने के बाद 1 ओम आ जाएगा। 1 ओम ये हो गया, 3 ओम यहाँ पे है, तो जो डायग्राम है मॉडिफाई होकर ये बन जाएगा। ये बन गया 1 ओम, 3 ओम, 8 वोल्ट। अब ये 1 और 3 किस में हो गए? सीरीज़ में। यहाँ से चले हम यूँ चल के यूँ आ गए वापस सीरीज़ में। अगर सीरीज़ में है तो ऐड कर दो 4 ओम, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट तो 4 ओम हो गया। वोल्टेज कितना है? 8। करंट कितना आएगा? जो करंट हमारे पास आएगा वो आएगा 2 एम्पियर। बेटा V अपॉन R होता है, तो V कितना है? 8, R कितना है? 4, तो 2 एम्पियर आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन तो आपके पास ये कि 4 ओम में कितना करंट जाएगा। अब ये जो करंट है तो पूरे सर्किट में आ रहा है, तो डायग्राम मैंने दोबारा बनाया है, बीच का वो कैपेसिटर की लाइन हटा दी मैंने। करंट जो था 2 एम्पियर यहाँ चला गया। अब ये करंट यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से हो जाएगा, सबको बता रखा है। अगर इसमें करंट निकालना है तो ये रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट डिवाइड में दोनों का सम। ये फॉर्मूला देखो, याद करो, I1 इक्वल्स टू I इंटू R2। I क्या है? टोटल करंट, R2 रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट आर्म, और R1 प्लस R2। तो बेटा आपको इसमें निकालना था, तो I1 निकालना है, तो I कितना है? 2, R2 कितना है? 4/3। तो देखो 4/3 इंटू 2 अपॉन R1 प्लस R2, 4/3 प्लस 4, ये प्लस आ जाएगा। ऑन सोल्विंग यू विल गेट 1/2 मीन्स 0.5 एम्पियर। तो जो करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा 4 ओम में, कितना होगा? 0.5 एम्पियर आएगा बेटा। ऊपर कितना बच गया? टोटल 2 एम्पियर था, 0.5 इधर आ गया, बचा हुआ ऊपर जाएगा 1.5। 1.5 यहाँ से, 0.5 यहाँ से होता हुआ वापस 2 एम्पियर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बेटा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा है इसको मैंने कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में एक आध पार्ट आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सुने ध्यान से। एक आपके पास कोई सेल है, उसकी EMF E है, रेजिस्टेंस इंटरनल R है,
कहता है उस सेल को एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ जोड़ा गया है सीरीज में, और जब स्विच को क्लोज किया जाता है तब आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं। क्वेश्चन बेटा ग्राफ का है ये। आपके पास कोई भी सेल है, उसकी ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस उसका इंटरनल आर है, उसको सीरीज में जोड़ा गया है विद रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कैपिटल आर। जब स्विच को क्लोज किया तो आपको फॉलोइंग ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। किस किस के बीच में? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस है? एक्सटर्नल। ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस, पोटेंशियल एंड करंट, करंट एंड रेजिस्टेंस। ये बेटा आपको 4 ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो पहले वाले ग्राफ के लिए एक हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता डायरेक्टली कि V और इस R में रिलेशन क्या आएगा। तो पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और कैपिटल R में मीन्स रेजिस्टेंस में हम एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं, क्या बनती है, उसको फिर आगे सोल्व करने जा रहे हैं। बेटा हमने ये पढ़ा है फॉर ए सेल V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। V इक्वल टू E माइनस आई आर। V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है? EMF ऑफ सेल। I क्या है? करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और R क्या है? R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मीन्स ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास वो है। अब सर्किट में करंट फ्लो कितना करेगा बेटा? जो करंट होता है वो होता है अपने अप्लाइड पोटेंशियल कितना है EMF अपॉन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक तो एक्सटर्नल आर है, एक सेल का है इंटरनल आर। ये करंट है, इतना करंट सेल ड्रॉ करेगी, सेल से हम ड्रॉ करेंगे I इक्वल्स टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। तो मैंने यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दी है, V इक्वल्स टू E माइनस ई आर, ये वाला R तो एज इट इज़ है, और I की वैल्यू थी E अपॉन R प्लस R यूज़ कर लिया बेटा मैंने। अब अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो इन दोनों मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ कर लो, तो आपके पास ये आएगा V इक्वल्स टू ई आर प्लस ई आर और माइनस में ई आर अपॉन आर प्लस आर। सिस्टम सिंपल बेटा एलसीएम लिया है मैंने, एलसीएम लेके इसको मैंने सोल्व कर दिया है। अब ई आर से ई आर तो क्या हो जाएगा? कैंसिल, सिर्फ बचेगा ये वाला ई आर। तो V इक्वल्स टू ई इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। अब यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, इसको आप एक जगह यूज़ कर सकते हो बेटा। मैंने नीचे से R अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ R अपॉन R हो जाएगा, और जो R आपने कॉमन लिया है उससे ये R कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ तो E बच गया, यहाँ 1 बच गया, और ये हो गया R अपॉन R। अब आपके पास एक रिलेशन आ गई है जिसमें V और R दोनों हैं, बिकॉज EMF ऑफ सेल कांस्टेंट है बेटा। व्हाट इज स्मॉल r? दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये भी कांस्टेंट है, तो इन रिलेशन है। अगर हम R की वैल्यू को चेंज करें तो V भी चेंज होगा बेटा। अगर आपने R को 0 पुट किया, R को 0 पुट किया तो समथिंग अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी माइनस कर दो, इन्फिनिटी रहेगा वो। तो नीचे वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब जो आपने R को 0 किया तो V भी 0 हो गया, इसको 0, ये 0। अब इस R को अगर मैं स्मॉल r पुट करूँ तो R इक्वल टू R बेटा, R अपॉन R 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, V क्या बचेगा? E अपॉन 2। अगर इस R को मैं इन्फिनिटी यूज़ कर दूँ मीन्स बहुत ज़्यादा, तो बेटा समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 और V इक्वल टू E। ये आपके डाटा आ गए। इन डाटा से मैंने एक ग्राफ बना दिया, इधर V इधर R। जब दोनों R 0 है V भी 0 है बेटा, जब R R के बराबर हुआ तो V इक्वल टू E/2 के बराबर आ गया। जब R इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ तो V इक्वल टू E हो गया। तो ये ग्राफ की शेप आपके पास रहेगी।
वी और आर, देखो वी आर वी आई ओम्स लॉ में भी यूज़ किया हमने सब चीज़ें, लेकिन ये ओम्स लॉ से अलग चीज़ है, इसमें सेल की बात हो रही है बेटा, वहाँ हम कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर में ग्राफ अलग होता है, सेल में ग्राफ अलग होता है। ग्राफ नंबर 2 था बिटवीन ईएमएफ एंड आर। जो सेल की ईएमएफ है वो सेल की प्रॉपर्टी है, मीन्स एनर्जी है वो, और जो वो एनर्जी है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटर्नल पे। इट मीन्स चाहे आपके पास रेजिस्टेंस कितना भी हो एक्सटर्नल, ईएमएफ चेंज नहीं होगी, वो ग्राफ आपका यूं ही रहेगा। ईएमएफ में और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन है वो क्या है कि जो ईएमएफ होती है किसी भी सेल या बैटरी की, वो ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, तो उसका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही चलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आप कितना भी बढ़ा लो, ईएमएफ आपके पास आगे नहीं जाएगी, जितनी है इनिशियली जीरो पे उतनी थी, यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह उतनी है और इतनी ही रहेगी ये। नेक्स्ट वन ग्राफ है वी और आई के बीच में। अब इस ग्राफ में बच्चे गलती करते हैं, जनरली क्या करते हैं, वी और आई का ग्राफ आपने पढ़ रखा है ओम्स लॉ में, और वो स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है यहाँ पे ऐसे कि भाई ऐसा ग्राफ आएगा जहाँ पेन रखा है। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, वो ओम्स लॉ है, वो कंडक्टर के लिए है। अगर सेल की बात करता है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ग्राफ वी आई है, लेकिन किस केस में, सेल वाले केस में ग्राफ ऐसे आएगा यूँ विद नेगेटिव स्लोप। अब ऐसे ग्राफ क्यों आएगा भाई, हमने वी और आई में रिलेशन निकाला है अगर मैथमेटिकल, तो पता लग जाएगा। वी और आई में जो रिलेशन है बेटा मैथमेटिकल, वो क्या है, ये है, आपने पढ़ रखा है कि v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। बेटा अब आपके पास वेरिएबल कौन कौन है, एक तो v और एक i। आप ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हो, v और i के बीच में, तो वेरिएबल टर्म आपके पास कौन कौन है, v और i हैं। तो v तो लिखा हमने y एक्सिस पे, i को लेना है x एक्सिस पे। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ कि v इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस ई, इसको मैंने आगे ले लिया। अब इसको मैंने कंपेयर कर दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इट इज़ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इट इज़ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेटा यहाँ पे m क्या चीज़ है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, y क्या है, पोटेंशियल, x क्या है, करंट। तो m का काम कौन कर रहा है, माइनस आर। बेटा देखो y की जगह तो मैं v यूज़ कर लिया मैंने, x की जगह मेरे पास i है, c की जगह मेरे पास e है, तो m की जगह मेरे पास क्या है, माइनस आर। मीन्स m क्या होती है, स्लोप, m क्या होती है, स्लोप। तो ग्राफ की जो स्लोप है वो इक्वल टू माइनस आर, मीन्स स्लोप इज़ नेगेटिव। और स्लोप बेटा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप आपको प्लस 1 में सिखाई थी कि इस टाइप से आएगी, स्ट्रेट लाइन में स्लोप नेगेटिव आपके पास ये आएगी, थीटा इज मोर देन 90, मीन्स स्लोप ऑफ द ग्राफ इज नेगेटिव। ऑल्सो स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द इंटरनल रेजिस्टेंस। न्यूमेरिकल्स में ये आपको काम आएगा, ग्राफ दे दिया, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा फाइंड करने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ दे रखा है, उसकी जो स्लोप है वो आपके पास सीधा आंसर हो जाएगा। स्लोप निकालनी सबको आता है, ये टेंजेंट थीटा वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आप लोगों को ये बातें। तो ये आपके पास आ गया, ग्राफ बन गया, ये एक हमारे पास और नॉलेज का पॉइंट बढ़ गया कि भाई स्लोप से क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। ग्राफ नंबर 4, करंट और रेजिस्टेंस। बेटा देखो रेजिस्टेंस जब भी बढ़ेगा सर्किट में करंट कम होना है, रेजिस्टेंस तो अपोज करेगा। या फिर यहाँ देख लो I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये E और ये R तो कांस्टेंट है, ये R आपका वेरिएबल है। जितना इस R को ज़्यादा करोगे उतना ही करंट क्या होगा, कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपस में। तो बेटा जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही करंट क्या होगा, कम होगा। इधर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम होता चला जाएगा। ये चारों ग्राफ हो गए, रीजन के साथ बता दिया, जो इसमें पॉइंट था काम का वो बता दिया कि स्लोप इक्वल टू किसकी होती है, रेजिस्टेंस निकालने के। ठीक है, हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना अगले, तो उनमें आपको ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है बेटा। अब हम क्वेश्चन अगला करते हैं।
आपको डायग्राम दे रखा है ये वाला भाई। इस डायग्राम में आपको क्या बता रखा है कि E1 और E2 की दो सेल हैं, दोनों सेल की EMF वैसे तो बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। इसका इंटरनल R1 है, इसका इंटरनल R2 है, एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है कैपिटल R, इस टाइप से जोड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस सर्किट में करंट कितना होगा। ये सर्किट आपको दे दिया है, इसमें करंट फ्लो कितना करेगा, आपको I की वैल्यू निकालनी है। करंट स्टार्ट होता है पॉजिटिव एंड से हमेशा बेटा, ये करंट यूँ चला जाएगा। दूसरी बात है कि अगर इनमें से किसी भी एक सेल के अक्रॉस, आपको नाम दे दे कोई भी, E1 या फिर E2, कहता है अगर इन दोनों में से किसी भी सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो कैपिटल R की वैल्यू बताओ। यानी कि किस कंडीशन में इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल 0 हो सकता है। फाइंड द कंडीशन फॉर विच द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल फर्स्ट इज 0। तो दो क्वेश्चन हमारे पास हो गए। देखने वाली बात यह है कि दोनों सेल्स का ऑर्डर सेम है। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के क्वेश्चंस बेटा आपको करवाए गए थे, टॉपिक पढ़ाया गया था, तो उस पर ध्यान दे लें। दोनों सेल्स का ऑर्डर सेम है, और अगर ऑर्डर सेम है तो EMF एडअप हो जाती है। ऑर्डर अपोजिट तो हम नेगेटिव साइन लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, देखो दो सेल्स हैं ये, तो EMF क्या आएगी सर्किट की, भाई सीरीज में है, ऑर्डर सेम है, तो E1 प्लस E2। अब क्वेश्चन में गिवन है कि E1 E2 बराबर है, तो E प्लस E 2E, ये आपके पास सर्किट की टोटल EMF होगी। रेजिस्टेंस कितना है, ये तो एक्सटर्नल है, और ये इंटरनल पहली का और दूसरी का, क्योंकि सारे सीरीज़ में है तो R प्लस R1 प्लस R2 अलजेब्रिक सम हो जाएगा बेटा। रेजिस्टेंस पता लग गया, EMF यानी कि पोटेंशियल पता लग गया, तो करंट क्या होता है, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, तो करंट आ गया 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ये तो आपका सर्किट में करंट आ गया। फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। सेकेंड पार्ट कहता है कि अगर पहली सेल के अक्रॉस इफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 इज 0 देन फाइंड कैपिटल R। चलिए, तो मैंने पहले ही दिया है क्वेश्चन में, फाइंड कैपिटल R। अगर पहली सेल का 0 है बेटा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का दिमाग में सॉरी नाम आते ही सामने ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए कि V1 इक्वल्स टू E1 माइनस IR1। भाई सीरीज में करंट तो सेम ही रहेगा, तो V1 इक्वल टू E1 माइनस IR1 बेटा। क्वेश्चन कहता है कि V1 इक्वल टू 0, इसको हमने 0 पुट कर दिया V1 को, तो V1 को 0 पुट करते ही इसको इधर ले और प्लस का हो जाएगा ये, तो आपके पास क्या आ गया, E1 इक्वल्स टू IR1। भाई ये 0 कब हो, दोनों बराबर होंगे। ये 0 कब आएगा, तो दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर। इट मीन्स ये दोनों बराबर हो गए। I की वैल्यू क्या है, ये रही भैया, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो, E इक्वल्स टू 2E इंटू R1 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। मैंने ये जो वैल्यू पुट की है, ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, I की वैल्यू है। अब बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे हम, या E से E काट दो, E से E क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, इधर तो 1 बच गया ना, तो 1 इंटू समथिंग सारा यहाँ जाएगा, तो ये आ गया R प्लस R1 प्लस R2, और ऊपर आएगा 2 इंटू R1, 2 इंटू R1। अब R2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, R1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 2 R1 पहले थे प्लस के, एक माइनस का, तो एक बचेगा, तो R1 माइनस R2 आपका आंसर आ गया। मीन्स अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू में ये यूज़ कर लूँ, तो पहली सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। ऐसे ही आपको हो सकता है एग्जाम में सेकंड सेल दे दे कि सेकंड सेल का पोटेंशियल 0 है बेटा, तो V2 निकाल लेना, E2 माइनस I R2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे R2 आएगा तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। घबराना नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अपने लॉजिक्स जो हैं वो अप्लाई करते चलो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपके पास यहाँ से है, जो मैंने ग्राफ की बात की थी उस ग्राफ पे क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मैं। क्वेश्चन ग्राफ पे कैसे आपके पास है, द VI ग्राफ
फॉर 3 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटर रेजिस्टेंस R इज गिवन। आपको ग्राफ दे दिया 3 सेल्स के लिए है, 3 आइडेंटिकल सेल्स। EMF हमने एक की E मानी है, रेजिस्टेंस उसका R माना है इंटरनल। कहते हैं ग्राफ से आपको EMF की वैल्यू फाइंड करनी है, स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करनी है, और सर्किट में करंट मैक्सिमम कितना आएगा वो फाइंड करना है। अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्राफ से EMF की वैल्यू फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, और करंट मैक्सिमम क्या है बेटा वो फाइंड करना है। तो देखें ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन है, इधर V इधर I किस में है एम्पियर में, V किस में है वोल्ट में। यहाँ पे जब करंट 0 है तो 6 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे करंट 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर है। ये ग्राफ था, इतना का क्वेश्चन था। अब स्टार्ट होता है सॉल्यूशन। यहाँ से भैया हमें EMF निकालनी है, तो सीधा लगाओ फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस आई आर। मैंने कहा था जब भी सेल की बात आए, जब भी आए सेल की बात, ये फॉर्मूला दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। V इक्वल टू E माइनस आई आर में डैश लिखा है क्योंकि इन्होंने E पहले सिंबल यूज़ कर रखा है, E डैश माइनस आई आर। अच्छा अब हम EMF निकालना चाह रहे हैं, तो अगर करंट 0 है इसमें तो करंट को 0 कर दो। जब करंट को आपने 0 किया तो V इक्वल टू E बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, V इक्वल टू E डैश। करंट इक्वल, जब ये वैल्यू 0 है तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है 6, तो आपके पास E डैश आ गया 6। मीन्स ये टोटल EMF है सर्किट की। व्हाट इज 6 वोल्ट? इट इज़ द टोटल EMF ऑफ द सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं, सेल कितनी है 3, तीनों आइडेंटिकल हैं, तो डिवाइड बाई 3 कर दो, एक सेल का आ जाएगा। भाई 3 सेल का EMF 6 वोल्ट है, एक सेल का EMF हो जाएगा 2 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ 3 सेल्स। तो एक की हमारे पास क्या आएगा E डैश बाई 3 यानी कि 2 वोल्ट। एक सेल का EMF 2 वोल्ट आ गया। अगला पार्ट था फाइंड द वैल्यू ऑफ R। व्हाट इज R? R इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बट जब हम R की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो मैंने पीछे बढ़ाया थोड़ी देर पहले ही कि स्लोप निकाल लेंगे। बेटा आ जाओ, स्लोप ऑफ द ग्राफ वैसे तो नेगेटिव आती है, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो उसको 180 माइनस थीटा लिखेंगे, वहाँ से चेंज करके लेके आएंगे। मैं सीधा कर रहा हूँ बेटा, 180 माइनस थीटा करोगे माइनस का आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का आएगा। वो सब बातें भी हो सकती हैं, लेकिन आप सीधा कर सकते हो। एज स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल M। स्लोप होती है tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो भैया ये आपके पास ट्रायंगल दिख रही है आप लोगों को, इस ट्रायंगल में ये तो हो गया परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/2 3 6/2। स्लोप आ गई 3। इट मीन्स तीनों सेल्स का रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के कितना है 3 ओम। एक के हिस्से कितना आएगा भाई 3, 3/3 1 ओम। तो एक जो सेल आपके पास है, एक सेल का रेजिस्टेंस जो इंटरनल आ गया होगा 1 ओम। ओके, नेक्स्ट पार्ट फाइंड मैक्सिमम करंट। तो जब करंट मैक्सिमम होता है उसके लिए कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बेटा पावर ट्रांसफ़र जो है वो मैक्सिमम कब होती है, जब आपका रेजिस्टेंस इंटरनल और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल दोनों बराबर होते हैं। जब दोनों रेजिस्टेंस बराबर होंगे तब पावर मैक्सिमम यानी करंट भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। मीन्स R इक्वल टू R। तो करंट का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है करंट होता है E अपॉन R प्लस R। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी R ये भी R, तो क्या हो गया E अपॉन 2R। अब ये करंट बन गया मैक्सिमम, R को मैंने R मान लिया, तो R और प्लस ये भी R 2R, बिकॉज मुझे R की वैल्यू पता था। तो 2/2 स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 1 ओम भाई, तो 1 पुट कर दो यहाँ पे, 1 पुट करते आपके पास आंसर आ गया 2/2 1 मीन्स करंट मैक्सिमम कितना 1 एम्पियर। सर्किट का जो करंट है मैक्सिमम वो क्या है 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर इज द मैक्सिमम करंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आ गया, डायग्राम बना दिया है मैंने। ये है 5.6 वोल्ट 2.8 वोल्ट 1 एम्पियर 2 एम्पियर। V और I का ग्राफ है। V और I के ग्राफ में
यही हो गया। वही 3 पार्ट फाइंड करने हैं, एम ऑफ विच सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और मैक्सिमम करंट। जो क्वेश्चन पीछे कराया है एज इट इज़ वही क्वेश्चन, थोड़ा डाटा चेंज कर दिया मैंने। अब की बार 4 सेल्स हैं, 4 आइडेंटिकल सेल्स, तो वही बात है, आई को 0 करो, आई को 0 करोगे जब इसको वापस यहाँ लाओगे, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5.6 है। इट मीन्स जब करंट आपके पास 0 है तब आपके पास जो ईएमएफ है 5.6 वोल्ट है। कितनी सेल थी 4, एक किससे कितने, एक डिवाइड बाई 4 1.4। भाई 4 सेल की ईएमएफ है 5.6, एक की कितनी आएगी 5.6/4 यानी कि 1.4 वोल्ट। अब अगला पार्ट है इंटरनल निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए स्लोप निकाल लो, ये आपका ग्राफ है, पूरा ग्राफ यूज़ कर लो, कोई बात नहीं है। तो जो पूरा ग्राफ आप स्लोप निकालना चाहोगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5.6/2, 5.6/2, ये आपके पास आएगी कितनी 2.8 ओम। ये कितने सेल का है 4 सेल का, एक किससे कितना आएगा 2.8/4, 0.7 ओम। अगला पार्ट है करंट निकालना है मैक्सिमम, तो आई इक्वल टू आएगी E/R+R। करंट मैक्सिमम कब होगा जब आर और बराबर होंगे, तो E/2R। ई की वैल्यू 1.4, आर की वैल्यू 0.7, तो 1.4 इंटू 2 इंटू 0.7 डिवाइड बाई कर रहे हैं, तो 1.4/1.4 इक्वल टू क्या हमारे पास आएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। समझिए बात, हो जाएंगे सोल्व। पार्ट फर्स्ट चैप्टर का खत्म हो गया बेटा, सेकंड चैप्टर का पार्ट हमें स्टार्ट करेंगे। अभी पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, किरचॉफ रूल पढ़ेंगे, इक्वेशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक के नोट्स और यहाँ तक का रेडी करो। 4 तारीख यानी कि आपका आज इसका ऑब्जेक्ट टेस्ट भी होगा, इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव पेपर भी आपके पास आ जाएगा शायद।